आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे हम रोज जीते तो हैं पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। हम बात कर रहे हैं जीवन की मशीनरी की, वो अदृश्य प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रखती हैं। हम जीवन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत मशीनरी को करीब से समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करते हैं। हम आखिर ये कैसे तय करते हैं कि क्या जीवित है और क्या नहीं? मान लीजिए एक कुत्ता दौड़ रहा है या कोई पौधा हरा भरा है और बढ़ रहा है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि वे जीवित हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये दिखने वाली हरकतें ही काफ़ी हैं? ज़रा सोचिए, अगर वो कुत्ता गहरी नींद में सो रहा हो तब क्या? वो तो कोई हरकत नहीं कर रहा, फिर भी वो जिंदा है ना? इसका मतलब साफ है कि जीवन की परिभाषा हमारी आंखों को दिखने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी है। तो इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवित होने का असली मतलब क्या है। फिर बात करेंगे जीवन के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं की। इसके बाद हम पौधों में स्वपोषी पोषण और इंसानों में विषमपोषी पोषण को देखेंगे। और आखिर में जानेंगे कि कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा कैसे बनती है। आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, जीवित की परिभाषा। सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बाहर से बिल्कुल शांत दिखने वाला शरीर भी अंदर ही अंदर एक सुपर बिजी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है। भले ही कोई सो रहा हो या बिल्कुल स्थिर हो, शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछें तो आपको बताएंगे कि असली खेल तो आंखों से ओझल है। जीवन की सच्ची पहचान उन अदृश्य आणविक गतियों में छिपी है। हमारी कोशिकाओं के स्तर पर अणु या मॉलिक्यूल्स बिना रुके लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। वे टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और यही निरंतर अदृश्य आणविक गति ही जीवन का सबसे पक्का सबूत है। जैसा कि इस विचार से स्पष्ट होता है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हैं, इसलिए उन्हें अणुओं को हर समय गतिशील रखना चाहिए। दरअसल जीवन एक तरह की जंग है, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच। हमारा पर्यावरण लगातार इस सुव्यवस्थित शरीर को तोड़ने में लगा रहता है। अगर ये व्यवस्था टूट गई तो खेल खत्म। इसीलिए इस टूट फूट की मरम्मत और शरीर को मेंटेन रखने के लिए इन अणुओं का लगातार चलते रहना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। अब तक हम समझ चुके हैं कि जीवन लगातार चलने वाली आणविक गतियों का नाम है। तो हमारे शरीर को आप एक शानदार इंजन मान सकते हैं, और किसी भी इंजन की तरह इसे भी खराब होने से बचाने के लिए लगातार मेंटेनेंस या रखरखाव की जरूरत होती है। और इस रखरखाव के 4 मुख्य स्तंभ हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण यानी न्यूट्रिशन से हमें ऊर्जा और कच्चा माल मिलता है। फिर श्वसन या रेस्पिरेशन के जरिए इस भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाई जाती है। तीसरा है वहन या ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और खाने को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। और आखिर में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, जो शरीर में बनने वाले कचरे या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है। ये वो नियम हैं जिन पर हर जीव काम करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, पौधों में स्वपोषी पोषण। अब हम कच्चा माल जुटाने के पहले तरीके को देखेंगे। पौधों की दुनिया में चलते हैं। ये अपनी जगह पर भले ही स्थिर खड़े रहते हैं, लेकिन इनके अंदर की फैक्ट्री में जबरदस्त काम चल रहा होता है। ये बड़ा ही दिलचस्प अंतर है। प्रकृति में पोषण के 2 मुख्य तरीके हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। हरे पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी साधारण चीजों का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं इंसान और जानवर विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। पौधे जो ये अपना खाना खुद बनाने का जादू करते हैं ना, इसे ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एक बेहद शानदार प्रक्रिया है। पौधे सूरज की रोशनी को सोखते हैं और उसे सीधे सीधे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। वे इस ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपने अंदर ऐसे स्टोर कर लेते हैं जैसे हम किसी बैटरी को चार्ज करके रख लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पत्तियों में मौजूद हरा हिस्सा यानी क्लोरोफिल सूरज की रोशनी सोखता है। फिर ये लाइट एनर्जी पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। वैसे एक बड़ा ही मजेदार तथ्य है, रेगिस्तानी पौधे पानी को बचाने के लिए ये काम रात में करते हैं। वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और दिन में रोशनी मिलने पर अपना खाना बनाते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? अब गैसों के इस लेन देन को कंट्रोल करने के लिए पौधों के पास छोटे छोटे वॉल्व होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन बारीक छिद्रों के दोनों तरफ गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं होती हैं। जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो ये कोशिकाएं पानी से फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो नमी बचाने के लिए ये सिकुड़कर छिद्र बंद कर लेती हैं। एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग।
पौधों की इस स्मार्ट फैक्ट्री के बाद अब चौथे भाग की तरफ मुड़ते हैं, मानव में विषम पोषी पोषण और पाचन। यहाँ आकर रणनीति बिल्कुल बदल जाती है। हमारे शरीर में नया खाना बन नहीं रहा है, बल्कि जो जटिल खाना हमने खाया है उसे ऊर्जा निकालने के लिए आक्रामक तरीके से तोड़ा जा रहा है। और ये बात सच में हैरान करने वाली है कि हमारे जैसे जटिल शरीर को अलग अलग तरह का खाना पचाने के लिए एक बहुत ही खास सिस्टम चाहिए होता है। हमारा आहार नाल या एलिमेंट्री कनाल मुंह से शुरू होकर नीचे तक जाने वाली एक लंबी ट्यूब है, और इस ट्यूब का हर एक हिस्सा किसी खास काम को करने के लिए बड़ी ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। खाने के पचने का ये पूरा सफ़र काफ़ी ज़ोरदार होता है। शुरुआत मुंह से होती है, जहां दांत खाने को पीसते हैं और लार में मौजूद एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद खाना आमाशय यानी पेट में जाता है। वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिडिक माहौल बनाता है जिससे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचा सके। फिर ये खाना छोटी आंत में पहुंचता है, जहां लिवर से पित्त और पैंक्रियास से कुछ और एंजाइम आकर फैट और कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से सफाया करते हैं। और अंत में जो कचरा बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, जहां उससे पानी सोख लिया जाता है। छोटी आंत का अंदरूनी डिजाइन तो किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इसकी सतह पर अनगिनत छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। ये विली अवशोषण के लिए जगह यानी सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देती हैं। इनके अंदर खून की नलियों का एक जाल बिछा होता है। ये सुनिश्चित करता है कि पचे हुए खाने का हर एक जरूरी कण सीधा खून में जाए और वहां से शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच जाए। अब हम इस चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, कोशिकीय श्वसन। पचा हुआ ईंधन अब हमारी कोशिकाओं तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शरीर इस ईंधन को ऊर्जा में बदलता कैसे है? वो कौन सी चिंगारी है जो इस ईंधन को जलाती है? यहीं पर रेस्पिरेशन यानी श्वसन की असली भूमिका शुरू होती है। तो अहम बात यह है कि ग्लूकोज को तोड़ने के मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। हमारे जैसे जटिल जीव वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ईंधन को पूरी तरह से जलाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसके उल्टे यीस्ट जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन के बिना ही अवायवीय यानी एनारोबिक मार्ग अपनाते हैं। इसमें इथेनॉल बनता है और ऊर्जा काफ़ी कम निकलती है। इस पूरी मेहनत और जैविक प्रक्रिया का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है एक बेहद खास मॉलिक्यूल एटीपी। एटीपी श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उससे ये एटीपी बनता है। आप इसे हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी मान सकते हैं। जैसे बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही कोशिका के अंदर कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। यही वो चिंगारी है जो हमें जिंदा रखती है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं तो एक पल के लिए अपने खुद के शरीर के बारे में सोचिए। इसी वक्त जब आप ये सब सुन और समझ रहे हैं, आपके अंदर कोशिकाओं के स्तर पर एक खामोश लेकिन लगातार चलने वाला मेंटेनेंस चालू है। अणु टूट रहे हैं, एटीपी बन रहा है और आपका शरीर आपको लगातार जिंदा रखे हुए है। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि हमारे अंदर ही एक पूरी की पूरी दुनिया बिना रुके काम कर रही है? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने अंदर के इस चमत्कार पर गौर करते रहिए।